रोहिंग्या नरसंहार से जुड़े एक मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दरअसल मामला लगभग एक दशक पुराना है और यह मामला है म्यांमार से संबंधित। आरोप गंभीर हैं, यानी कि अगर वैश्विक स्तर पर देखे जाएं तो सबसे गंभीर आरोपों में आने वाले आरोप होते हैं नरसंहार का आरोप। और यही आरोप लगे हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है अब एक और इस तरह का निर्णायक मुकदमा, जिसकी तरफ नजर गड़ाए हुए है पूरा वैश्विक समुदाय। क्यों यह मुकदमा महत्वपूर्ण है और क्यों नजर गड़ाए हुए वैश्विक समुदाय, पूरे संदर्भ को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि, पहले खबर को जानने के साथ। तो रोहिंग्या नरसंहार का जो मामला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब पूर्ण सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुनवाई जो होती है उसके 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक चरण होता है जिसमें यह देखा जाता है कि मुकदमा उस लायक है कि नहीं, उसको शामिल किया जाने लायक है कि नहीं। उसके बाद दूसरा चरण और तीसरा चरण जिसमें कि निर्णय तक पहुंचा जाता है, गहन तफ्तीश होती है, उसमें हर पक्ष को अपने साक्ष्य रखने, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए यहां पर जो मामला है, पूर्ण सुनवाई इसकी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध जो मामला था कि इनका जीनोसाइड किया गया है, इनका नरसंहार किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी। अब इसकी पूर्ण सुनवाई तो शुरू हो गई है, तो मामले की पृष्ठभूमि में जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा 2017 में, जब म्यांमार की सेना के द्वारा वहां के राखाइन प्रांत में एक सैन्य अभियान किया जाता है। इस सैन्य अभियान में लगभग 7,30,000 रोहिंग्या मुसलमान जो थे वो वहां से उनको पलायन करना पड़ता है और वो जाते हैं बांग्लादेश में। अब यूएन ने इसकी एक जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई। अब उस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि यहां पर नरसंहार जैसे कृत्य दिखाई देते हैं। अब ये मामला जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचता है तो ये जांच की जाती है कि अब ये नरसंहार है कि नहीं है, क्योंकि यूएन की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार नरसंहार जैसे कृत्य दिखाई दे रहे थे। म्यांमार हालांकि कहता है कि ये हमारा आतंकवाद विरोधी अभियान था। अब संभावना यह है कि जो नरसंहार या जीनोसाइड की परिभाषा है उसको भी, प्रमाण क्या है, इसका न्यायिक उपचार क्या है, इससे जुड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके मानक इस सुनवाई के हिसाब से तय कर दिए जाएंगे। तो 1 दशक से अधिक समय में या पिछले 1 दशक में अगर देखा जाए तो आईसीजे में पहला पूर्ण जीनोसाइड यानी पूर्ण नरसंहार का ये मामला भी है, इसलिए भी ये विशेष है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है। अब ये मामला चला जाता है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ये जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला गया कैसे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला इस तरह से गया कि जो सभी अंतर्राष्ट्रीय अपराध होते हैं उसमें सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है नरसंहार, जिसको जीनोसाइड कहते हैं। अब ये नवंबर 2019 की बात है, जब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अफ्रीका है, अफ्रीका का एक पश्चिमी तट पर एक छोटा सा देश जिसका नाम है गैम्बिया, और इस देश के द्वारा ही इस मामले को ले जाया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अब यहां पर इस मामले को ले जाने के बारे में अगर बात करें तो गैम्बिया जब इस मामले को ले गया तो उसको कुछ हम कह सकते हैं लोगों का समर्थन भी मिला। कुछ लोगों इन द सेंस कि जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसका समर्थन मिला, जिसके सदस्य सभी देश भी इसके समर्थन में आके खड़े हो गए। इस तरह से ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचता है। अब वहां पर इसकी सुनवाई पहले प्रारंभिक तौर पर की गई, जिसमें प्रारंभिक तौर पर उस समय वहां की जो नेता थी आंग सान सू की, प्रारंभिक सुनवाई में 2019 में उन्होंने ये कहा था कि ये आरोप भ्रामक हैं और अधूरे हैं। लेकिन अब फिलहाल इसकी पूर्ण सुनवाई शुरू हो गई है, यानी कि अब ये निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अब इसको लेकर हम समझेंगे कि सुनवाई का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की स्थापना कब हुई थी? तो जब पूरा विश्व 2 विश्व युद्धों को झेल चुका था, इसकी विभीषिका को देख चुका था, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो 1945 में इसकी जरूरत महसूस की गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था, मानवाधिकारों के उल्लंघन को कंट्रोल करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, विवादों को दूर करने के लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत है। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई। हालांकि इसकी नींव आप देखेंगे तो 1920 से ही पड़ गई थी, बीजारोपण हो चुका था, लेकिन 1945 में यह अस्तित्व में आता है। 1946 से यह कार्यशील रूप में दिखाई देने लगता है। नीदरलैंड की राजधानी हेग जो है वहां पर इसका मुख्यालय है। साथ साथ किन्हीं भी देशों के बीच में अगर विवाद होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार ये क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय करने का काम करेगा, और ये यूएन की एक न्यायिक शाखा है, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं, और 15 न्यायाधीश में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है और साथ साथ सुरक्षा परिषद है, इन दोनों के बहुमत के आधार पर इन न्यायाधीशों का चुनाव होता है। इन दोनों में ही पूर्ण बहुमत होना चाहिए, तो न्यायाधीश चुने जाते हैं। 9 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, और साथ साथ
आप याद रखिएगा कि जो किसी भी देश के बीच में विवादों का निपटारा हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसके बीच में? देशों के बीच में। तो वहां पर कौन काम कर रहा है? वहां पर काम कर रहा है आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसी तरह से होता है आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय होता है, आईसीसी जो होता है, वो आईसीजे से कैसे अलग है? तो वो ऐसे ही आरोप जो व्यक्तियों के ऊपर लगे होते हैं और वो इस तरह से सुनवाई करेगा तो आईसीसी करेगा, और जब राज्य के संदर्भ में कोई निर्णय देना होता है तो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। तो ये अंतर होता है। अब समझते हैं इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस सुनवाई का महत्व क्यों है। क्योंकि इस पर हम बात करेंगे उससे पहले आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम भी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। ये कोर्स महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर आप अपनी आगामी तैयारी करना चाहते हैं और भटकाव से बचना चाहते हैं, कम समय में पूरे सिलेबस को ठीक तरीके से समझते हुए तैयार करना चाहते हैं, अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। आज ही से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 24,999 रुपए इसकी प्रारंभिक फीस दिखाई दे रही है। कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब देखिए इस कोर्स में आपको क्यों अच्छा ये कोर्स है, क्योंकि देखिए अभी अगर 26 के बाद अगर 27, 28, 29 में आप अपियर होना चाहते हैं तो 14 माह में सिलेबस को पूरी तरह से ये कवर करता है। 18 महीने तक कोर्स की वैलिडिटी है। 1250 प्लस घंटों की इसमें क्लास मिलेगी आपको, 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे इसमें आपको, और साथ साथ प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की पूरी आपकी तैयारी होगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करंट अफेयर्स होता है, उसमें 2 साल के करंट अफेयर को तैयार कराने के साथ साथ उस क्लासेस की एक्सेस मिलेगी आपको, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा। तो पूरी एक संपूर्ण तैयारी इससे होने वाली है। साथ साथ ये कोर्स में ये अगर अभी आप लेते हैं तो जब ऑफलाइन बैच में आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि अभी अगर इस तरह से देखें तो ये एक तरह से निःशुल्क हुआ कोर्स आपके लिए। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में कोर्स है, और तीनों माध्यम में बैच की भी बात कर लें तो देखिए यहां पर हिंदी माध्यम का बैच 3 फरवरी से शाम 5 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी 6 बजे से, और इंग्लिश मीडियम तीसरा माध्यम जो है जिसमें 5 फरवरी 3 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब इसमें अतिरिक्त छूट भी आप पा सकते हैं। अमिताभ कोड अगर आप लगा देंगे AMITABH तो इससे आपको अतिरिक्त छूट इस फीस में भी मिल जाएगा। साथ साथ अगर वो आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाके ये कोड अप्लाई नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें ऑलरेडी ये कोड अप्लाई है अतिरिक्त छूट वाला, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, तो इस कोर्स को आप पा सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में डाउट है तो 8750187501 ये नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। इंपॉर्टेंस इसलिए है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक आप देखेंगे तो जीनोसाइड के केवल 3 मामलों को ही मान्यता मिली है। वो 3 मामले कौन कौन से हैं? तो कंबोडिया 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, दूसरा रवांडा 1994 और सेब्रेनिका बोस्निया 1995। अगर इसको मान्यता मिलती है तो अब ये भी इस लिस्ट में ये शामिल होगा। अब आप कमेंट करके बताइए, यहां पर हम थोड़ी दुविधा आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि क्या यही 3 हैं या इसके अलावा रिसेंटली कोई और भी केस ऐसा है जिसको जीनोसाइड में शामिल किया गया है। हो सकता है कि मेरी जानकारी यहां पर अधूरी हो या मैं कुछ फैक्ट्स जानबूझ के यहां पर मिस कर रहा हूं। खैर अब देखिए पहली बार ऐसा होगा, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो भी अब अपनी बात, अपनी पीड़ित जो है वो गवाही यहां पर रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, क्योंकि ये पूर्ण सुनवाई है, यानी कि जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचा जाएगा तब तक ये सुनवाई चलेगी। अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहली बार ऐसा होगा कि रोहिंग्या मुसलमान भी अपना पक्ष रखेंगे। फैसला गाजा युद्ध को लेकर इजराइल के खिलाफ जो दायर मामले हैं उसके लिए भी एक नजीर की तरह काम करेगा। अगर इसमें कोई फैसला आता है तो इजराइल के खिलाफ भी जो तमाम दायर जो मुकदमे हैं उसमें भी ये निर्णायक भूमिका निभाएगा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ये प्रभावित करने वाला निर्णय होगा। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है तो वो निर्णय बाकी निर्णयों के लिए एक नजीर की तरह काम करता है, उसी तरह से इस निर्णय को भी वैश्विक समुदाय टकटकी लगाकर देख रहा है कि वास्तव में इसमें क्या निर्णय होने वाला है, क्योंकि इसी तरह की अन्य जो आपराधिक आरोपों से घिरी हुई जो चीजें हैं वो दीवारें टूटेंगी इस निर्णय के बाद। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे। आईसीजे और आईसीसी में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प आपके सामने है। दोनों व्यक्तियों पर मुकदमा चलाते हैं, दोनों संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। आईसीजे राज्यों पर जबकि आईसीसी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है, और डी है दोनों एक ही समय में स्थापित हुए। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ आप याद रखिए कि टेलीग्राम चैनल पर अगर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से आपको हम मिलेंगे, और वहां पर आपको इस कार्यक्रम की पीडीएफ और इसकी लिंक भी मिलेगी। चलिए जुड़े रहिए हमसे, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।